नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएनटी ऑल न्यूज। मैं हूं आपके साथ निहारिका मिश्रा। आज का हमारा वीडियो होगा भारत के पिछले 9 साल की जियोपॉलिटिक्स का पार्ट 2, अर्थात भारत के पिछले 9 साल की विदेशी कूटनीतिज्ञ के विश्लेषण के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देश की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की। एक समय हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में कहा था कि अंततः विदेश नीति हमारी आर्थिक नीति का ही परिणाम होती है और शायद आज इसी कारण भारत दुनिया में सबसे तेज आर्थिक वृद्धि हासिल करने वाली अर्थव्यवस्था बन चुका है। साल 2021 के आखिरी 3 महीनों में ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। भारत की इस सबसे बड़ी ख्याति और उपलब्धि पर उस समय भारत के जाने माने उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने कहा था कि कर्म का नियम ऐसे ही काम करता है। आज सभी देशवासियों का सीना गर्व से गौरवान्वित हो गया है, और हो भी क्यों ना। आखिरकार देश की सबसे बड़ी उपलब्धि पर देश के सभी नागरिकों का योगदान जो है। अब थोड़ी अर्थव्यवस्था से जुड़ी मोटा मोटी कुछ आंकड़ों की बात करते हैं जो आपको जानना जरूरी है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी वर्तमान मूल्य के संदर्भ में 3,737 अरब डॉलर है। अर्थात 2023 तक आते आते भारत की जीडीपी 3.75 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गई है, जो 2014 में लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर थी। इस तरह भारत तेजी से वर्ल्ड की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, और इसी बड़ी उपलब्धि के कारण भारत जैसे विकासशील देश को अब वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक उज्जवल भविष्य के रूप में देखा जाता है। अर्थात कहने का मतलब दुनिया में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत से आगे सिर्फ 4 देश है, जिनके नाम सीक्वेंस वाइज अमेरिका जिसकी अर्थव्यवस्था 25.5 ट्रिलियन है, चीन जिसकी अर्थव्यवस्था 19.3 ट्रिलियन है, जापान जिसकी अर्थव्यवस्था 4.4 ट्रिलियन है, और जर्मनी जिसकी अर्थव्यवस्था 4.3 ट्रिलियन है, जैसे शक्तिशाली और विकसित देशों से अर्थव्यवस्था के मामले में पीछे है। अर्थात कहने का मतलब भारत अब 3.7 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया के महज 4 बड़े देशों से पीछे है। अब बात करते हैं पिछले 9 सालों में भारत के दूसरे देशों से सामरिक संबंध अर्थात इंडिपेंडेंट रिलेशंस के बारे में। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पिछले 9 सालों में भारत इंडिपेंडेंट रिलेशन के मामले में जमकर फ्रंट फुट पर खेला है। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के प्रथम कार्यकाल के अंतिम समय में ही पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान में बालाकोट एयर स्ट्राइक करवाने का साहसी कदम, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के पहले ही साल में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का बड़ा मसला हल करना, इन सभी मामलों में भारत ने कहीं न कहीं अपनी विदेशी कूटनीति का नया परिचय दिया, क्योंकि इन दोनों मामलों में भारत का साथ दुनिया के बड़े देशों ने कहीं न कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से दिया, जिसकी वजह से हमारा आतंकवाद से लबालब पड़ोसी भिखारी मुल्क पाकिस्तान चारों खाने चित हो गया। मानो उसकी हालत ठीक वैसे ही हो गई जैसे धोबी के, बाकी आप खुद समझ जाओ। इधर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में जमकर खटास आ रही थी, उधर भारत अपनी बेहतर कूटनीति की वजह से रूस, अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों के साथ अपने रिश्ते और भी बेहतर करने लगा। यहाँ एक और बात आपको बता दे, रूसी S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीद मामले में भारत ने ये पूरी तरीके से सिद्ध कर दिया कि वो अपने सामरिक संबंधों के मामले में पूरी तरीके से स्वतंत्र है, और यही कारण है कि भारत अमेरिकी दबाव से मुक्त होकर इस मिसाइल को अपने रक्षा उपकरण बेड़ों में शामिल कर लिया, जो उस समय एक बड़ा साहसी कदम था। इस बड़े सौदे में अमेरिका के तमाम विरोध के बावजूद भारत ने ये सौदा करके सिद्ध कर दिया कि वो अपने आंतरिक रक्षा सौदे के मामलों में किसी के दबाव में नहीं आएगा और ना ही किसी और देश की दखल अंदाजी बर्दाश्त करेगा, चाहे वो अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश क्यों ना हो। रूस यूक्रेन के युद्ध के मामले में भी भारत की शॉर्ट लाइन पॉलिसी यानी तटस्थता नीति का अमेरिका और बहुत से पश्चिमी देशों ने विरोध किया था, जिसका एक बड़ा कारण था कि उन्हें भारत का रूस के प्रति नरम रवैया जरा भी पसंद नहीं आ रहा था। वे चाहते थे कि भारत भी उनके तरह खुलकर सामने आए और यूक्रेन पर रूस की इस बर्बरता पर अपना रुख
रुख क्लियर करे, मतलब सीधा सा रूस का पूर्ण बहिष्कार करे, यूक्रेन पर नरमी दिखाए और उसका सपोर्ट करे। लेकिन भारत का इस पूरे मसले पर अपना खुद का एक स्टैंड था। खैर, ये तो सबको पता है कि भारत और रूस के संबंध कैसे हैं। बता दे, वेस्टर्न कंट्रीज के तमाम विरोध के बावजूद भारत ने रूस से कच्चे तेलों का आयात करना भी शुरू कर दिया और इसी मास्टर स्ट्रोक से इन पश्चिमी देशों के साथ साथ भारत ने खाड़ी देशों यानी गल्फ कंट्रीज को भी दो टूक संदेश दे दिया कि वे तेल के मामले में किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है और न ही किसी देश के फैसले का मोहताज है। ऐसा नहीं था कि भारत ने रूस और यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन की मदद नहीं की थी। भारत ने यूक्रेन को एक बड़ी मानवीय सहायता भेजी थी, जिसमें दवाएं और चिकित्सा उपकरण शामिल थे। लेकिन फिर भी जब रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका से भारत का यूक्रेन के प्रति ये स्टैंड देखा नहीं गया, तो अमेरिका ने कहा कि भारत की तटस्थता नीति अमेरिकी प्रतिबंधों के प्रतिकूल है। यहाँ तक कि खासकर क्वाड देशों में ऑस्ट्रेलिया ने भारत की तटस्थता नीति की निंदा की। लेकिन इन सब के बावजूद भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध में किसी की न सुनते हुए अपनी ही तटस्थता नीति का पालन किया। इसके बाद यूएनएससी अर्थात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने रूस के खिलाफ वोटिंग में हिस्सा नहीं लेकर अपना स्टैंड और भी मजबूत दिखाया। इधर इन 9 सालों में जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से भारत के रिश्ते पहले के कंपैरिजन में और भी ज्यादा मजबूत हुए, अर्थात दोनों देशों से भारत के द्विपक्षीय संबंध काफी बढ़े। बता दे, भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण भागीदार हैं। इसीलिए कहीं न कहीं दोनों देशों ने अपने आपसी सहयोग को बहुपक्षीय रूप में अपनाया है, जिसके कारण दोनों देशों में बहुआयामी संबंध है। इसी साल जब मार्च में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री पहली बार भारत की यात्रा पर आए हुए थे, तब दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग व्यापार समझौता यानी ECTA के साथ साथ रक्षा सहयोग, शिक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे मुद्दे पर समझौते हुए। इससे पहले 2020 में दोनों देशों के बीच हुए वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट हुआ था। इन सभी के अलावा 2022 में दोनों देश की सेनाओं ने कई युद्ध अभ्यास किए थे। साथ ही बीते कुछ सालों में दोनों देश के प्रधानमंत्रियों का एक दूसरे के देश में आना जाना लगा हुआ है। वही बात अगर भारत की जापान से रिश्तों की करें तो भारत में बुलेट ट्रेन परियोजना के सपने को साकार करने में जापान के पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री शिंजो आबे का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। यहाँ तक कि उन्होंने भारत को बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए एक बड़ी धनराशि कर्ज के रूप में दे दी थी। आपको बता दें, आज भारत में जापान के सहयोग से ही हाई स्पीड रेल परियोजना सफल हो पा रही है। जापान के साथ मिलकर ही भारत ने श्रीलंका और मालदीव में बहुत से ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की थी। यहाँ तक कि जापान के साथ भारत ने फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक बनाने का करार भी किया है। 2020 में दोनों देशों के बीच रक्षा मामलों में आपूर्ति और सेवाओं के लिए पारस्परिक संधि पर हस्ताक्षर भी हुए थे। 2020 से पहले 2015 में भारत और जापान के बीच उपकरण और टेक्नोलॉजी को लेकर कई महत्वपूर्ण एग्रीमेंट भी साइन किए गए थे। आपको बता दें, वो भारत और जापान के अच्छे संबंधी हैं कि जब जब भारत चीन बॉर्डर विवाद होता है तब तब जापान भारत का साथ देता है। यहाँ आपको एक बात बता दें, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे हमारे प्रधानमंत्री मोदी को अपना मोस्ट डिपेंडेबल फ्रेंड कहते थे और मोदी भी उन्हें अपना एक अच्छा मित्र मानते थे। दोनों की बेमिसाल दोस्ती को दुनिया ने देखा है। इतना जो कुछ मैंने आपको पहले बताया, उससे ये स्पष्ट होता है कि पिछले 9 सालों में जियोपॉलिटिक्स में भारत के डिफेंसिव बढ़ते कदम को दुनिया ने सलाम किया है। दुनिया के हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े देश भारत के साथ दोस्ती का रिश्ता रखना चाहते हैं। यहाँ बस एक बीजेपी की पूर्व नेता और प्रवक्ता नुपुर शर्मा के मोहम्मद पैगंबर पर दिए गए बयान से खाड़ी देशों के बीच वाला मसला छोड़ दे, जहाँ भारत थोड़ा नर्म पड़ गया था। खैर, आज भारत दुनिया के बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जैसे हाल ही में हुए दिल्ली में दुनिया के बड़े वैश्विक आर्थिक मंच जी समिट अर्थात G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन, जिसमें भारत की हर लिहाज से व्यापक धमक पूरी दुनिया ने देखी।
कि कैसे दुनिया के बड़े बड़े देशों के नेताओं और नुमाइंदों का मजमा भारत में जमा हुआ था, जिसमें ये साफ हो गया कि भारत मौजूदा समय में कहीं न कहीं सभी शक्तिशाली देशों की जरूरत है, साथ ही छोटे छोटे देशों की जरूरत और उम्मीद भी। ये बात मानने में कोई शक नहीं। इन सब सक्सेसफुल जियोपॉलिटिक्स का एक बड़ा योगदान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है और इन्हीं सब कारणों की वजह से कहीं न कहीं आज प्रधानमंत्री मोदी एक ग्लोबल लीडर के साथ साथ दुनिया के पसंदीदा नेताओं की सूची में पहले पायदान पर आते हैं। जाते जाते आपको बता दे, प्रधानमंत्री मोदी ने G20 से पहले जुलाई के महीने में हुए 22वें शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन अर्थात SCO समिट के वर्चुअल आयोजन की अध्यक्षता की थी। आज का हमारा भारत की जियोपॉलिटिक्स का पार्ट 2 वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।